आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह फैसला भी ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिछले 2 महीनों में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर आए हैं। इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलोच लिबरेशन आर्मी और मजिद ब्रिगेड पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 11 अगस्त को जो आधिकारिक बयान जारी किया उसमें इस प्रतिबंध को लेकर कोई ठोस सबूत और मजबूत आधार दिया ही नहीं था। इसमें यह लिखा है कि 2019 में बलोच लिबरेशन आर्मी को एसडीजीटी की एक खास श्रेणी में डाला गया था, जिसका मतलब होता है स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। बलोच लिबरेशन आर्मी पर यह कार्रवाई इसलिए हुई थी ताकि उसे मिलने वाली हर तरह की जो आर्थिक मदद है उसे रोका जा सके और उसकी आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन मार्को रूबियो का कहना है कि इस प्रतिबंध के बावजूद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले कराए, जिनमें 2024 में कराची एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ, फिर ग्वादर पोर्ट पर भी हमला और इसी साल 2025 में एक ट्रेन हाईजैक जिसमें कुल 31 नागरिक और पाकिस्तानी जो सुरक्षाकर्मी थे वो मारे गए। इन सभी हमलों की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी और उसकी सुसाइड बॉम्बिंग यूनिट मजीद ब्रिगेड ने खुद ली, जिसके बाद अब अमेरिका ने उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध किसी जांच के आधार पर नहीं लगाए हैं। उसने इन संगठनों को सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित किया है क्योंकि इन संगठनों ने खुद पाकिस्तान में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी और अमेरिका का कहना है कि जब ये संगठन खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इन्हें आतंकी संगठन क्यों ना माना जाए। और ये सवाल अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की सेना ने बलोचिस्तान के लोगों पर जो अत्याचार किए, क्या उसके लिए भी अमेरिका को पाकिस्तान की सेना और उसके जनरल आसिम मुनीर से मुश्किल सवाल नहीं पूछने चाहिए? इस वक्त जो मेरे हाथ में रिपोर्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, यह साल 2023 की रिपोर्ट है, बात पुरानी नहीं है। और इस रिपोर्ट में अमेरिका ने ही इसे जारी किया। इस रिपोर्ट का नाम है कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस पाकिस्तान। और अब हम आपको जो लाइनें दिखाएंगे वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें लिखा है, पहले तो इस बात पर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स है, आर्बिट्ररी किलिंग्स है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जो 2 लाइनें हैं इसमें लिखा गया है कि आर्बिट्ररी किलिंग्स होती है, जिसको मारना होता मारते हैं, जिस वजह से भी मारते हैं। तो पूरा मेहम को लेकर यहां पर जानकारी दी गई है यहां पर। और यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने गवर्नमेंट रेयरली टुक क्रेडिबल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई एंड पनिश ऑफिशियल्स, यानी कभी भी सरकार ने वहां पर ईमानदार कोशिश की ही नहीं किसी को रोकने की। लेकिन अब जो लाइन लिखा है यहां पर, यह वो लाइन है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि बलोचिस्तान में किल एंड डंप के तहत बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कई बलोच नागरिकों की हत्याएं हुई, उनके शवों को मारकर सड़कों पर फेंका गया। हजारों बलोच नागरिक ऐसे हैं जिनका अपहरण हुआ, इसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गए। देखा आपने ये पूरी रिपोर्ट जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है किल एंड डंप, मारो और कहीं पर फेंक दो। क्या आपको नहीं लगता कि आसिम मुनीर पर मेहरबान होने वाले पहले राष्ट्रपति ट्रंप को यह रिपोर्ट भी एक बार पढ़ लेनी चाहिए? और बलोच लिबरेशन आर्मी पर प्रतिबंध लगाने के साथ जनरल आसिम मुनीर से भी कुछ मुश्किल सवाल पूछने चाहिए। आज इस बात को पूरी दुनिया भूल चुकी है कि भारत की आजादी से सिर्फ 3 दिन पहले आज ही के दिन 12 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान ने अपनी आजादी की औपचारिक घोषणा की थी। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा था कि बलोचिस्तान की कलात खानत रियासत एक आजाद मुल्क बनेगी। और यह इसलिए भी तय हुआ था क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इस रियासत के शासन पर अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं था। यह एक स्वतंत्र रियासत थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ उनकी अदालत में अपनी आजादी के लिए एक मुकदमा भी लड़ा। और इस मुकदमे में बलोच लोगों के वकील खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे। आजादी से पहले जिन्ना खुद कहते थे कि बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क है और पाकिस्तान उसकी संप्रभुता को कभी चुनौती नहीं देगा। और 4 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन के सामने बलूचिस्तान की आजादी पर अपनी सहमति भी दे दी। भारत की आजादी से सिर्फ 3 दिन पहले आज ही के दिन
12 अगस्त 1947 को कलात खानत के रियासत ने अपनी आजादी की औपचारिक घोषणा की, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार किया, लेकिन यह आजादी सिर्फ 227 दिनों तक रही। 1948 में जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना को भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस दौर में भी बलूचिस्तान पर खूब जुल्म हुए, लेकिन बलोच विद्रोहियों ने अपना विद्रोह जारी रखा। इनमें नवाब नौरोज खान का नाम शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना से लंबे समय तक लोहा लिया, लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा विश्वासघात हुआ जिसे आज भी बलोच नागरिक भूल नहीं पाते हैं। तो सुनिए, उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि अगर नवाब नौरोज खान सरेंडर कर देंगे तो उनकी मांगों पर पाकिस्तान की सेना और सरकार विचार करेगी। इससे बलोच विद्रोहियों को भी यह लगा कि अगर पाकिस्तान की सेना कुरान की कसम खा रही है तो वो जरूर सच ही बोल रही होगी, और ये सोचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कुरान की कसम भी तोड़ दी और बलोच विद्रोहियों को फांसी दे दिया। सोचिए, पाकिस्तान इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनता है, लेकिन उसने कुरान का भी अपमान किया, और बलूचिस्तान के जिन लोगों पर वो जुल्म करता है वो भी इस्लाम धर्म को ही मानते हैं, और इनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। हालांकि गाजा के मुसलमानों की तरह बलूचिस्तान के इन मुसलमानों की कोई बात नहीं करता, इनकी आवाज कोई नहीं उठाता। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इस मामले में विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पर प्रतिबंध क्यों लगे, बल्कि यहां विवाद इस फैसले की टाइमिंग पर है। आप खुद सोचिए, जब बलूचिस्तान में तेल के भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डील होती है, बलोच लिबरेशन आर्मी इसका विरोध करती है, तभी उस पर यह प्रतिबंध क्यों लगता है? और यह फैसला ऐसे वक्त में क्यों लिया जाता है जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है? यह सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, बल्कि अमेरिका के मीडिया भी ये बातें लिख रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इन सवालों का जिक्र किया है, और यह बात पाकिस्तान की सरकार मान चुकी है। अब पाकिस्तान की सरकार में मंत्री कैसर अहमद शेख का ये बयान जरा सुनिए, जिसमें उन्होंने 20 जून 2025 को कहा था कि आसिम मुनीर बलूचिस्तान के खनिज का सौदा करने के लिए व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आपने इसको, मुनीर का पूरा एजेंडा ही यही था, बलोचों की एक तरह से दे देना, पूरा मामला अमेरिका के हाथों में सौंप देना। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि बलूचिस्तान में अमेरिका हो, चीन हो, ये जो तमाम देश हैं, सबसे पहले यहां बड़े स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे बलूचिस्तान में अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और बलोच नागरिकों का क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। 44% क्षेत्रफल, इस नक्शे पर देखिए, बलूचिस्तान अलग तो पाकिस्तान आधा। अगर ये पूरा हिस्सा जो बलूचिस्तान का है, जो हम आपको फ्लिकर करके दिखा रहे हैं, अगर बलूचिस्तान हट जाता है तो 44% क्षेत्रफल हट जाता है, यानी पाकिस्तान का आधा हिस्सा ही उसके पास से निकल जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान तेल, खनिज, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। पाकिस्तान की जो 40%, एक एक करके हम आपको सारे नंबर्स दिखाएंगे, कुदरती तौर पर अगर आप देखिए तो संसाधनों में बलूचिस्तान बहुत अमीर है, इसीलिए सबकी नजर रहती है। अगर ये प्रांत पाकिस्तान के हाथ से निकला तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तेल, खनिज, नेचुरल गैस, कोयला, बिजली उत्पादन, इन सब में सबसे ज्यादा उसी के पास है, और यही वो बलूचिस्तान का हिस्सा है जहां पर तेल, खनिज, नेचुरल गैस, कोयला, बिजली उत्पादन होने के बावजूद पाकिस्तान वहां पर समझौता करता है, बलोचों पर ही एक के बाद एक हमले करता है, और किल एंड डंप, जैसा कि अमेरिका ने ही कहा था, वहां पर वो किल एंड डंप करता है बलोचों को। पाकिस्तान में चीन का जो निवेश है, अब आपको दिखाते हैं। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो अब बारी चीन की है, हम आपको दिखाते हैं चाइना, कैसे यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है। यही उसका रूट है, देखिए यहां से होता हुआ ये बलूचिस्तान से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। चीन ने इस क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान में 5,17,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो अमाउंट हमने आपके लिए लिख दिया है। यह पैसा बलूचिस्तान में रेल नेटवर्क, हाईवे, गैस पाइपलाइन, बिजली प्रोजेक्ट्स बनाने पर भी खर्च हो रहा है। तो ये पूरा यहां पर, चाहे वो रेल नेटवर्क बना रहा हो, गैस पाइपलाइन हो, पावर प्रोजेक्ट, इस सब के लिए चीन ने वहां भारी निवेश किया है। और यहां पर जब आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान देखते हैं तो आप देखिए यहां से ये CPEC जो आ रहा है,
ये यहां के बाद बलूचिस्तान में ही होकर आगे बढ़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में ही है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 सालों की लीज पर दे दिया है। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है या वहां स्थिरता बढ़ती है तो इससे चीन को भी जबरदस्त नुकसान होगा। तो हम आपको दरअसल बताना चाह रहे हैं, ये ग्वादर पोर्ट जहां पर वो सीपीसी खत्म होता है, यहीं पर है ग्वादर पोर्ट। ये चीनी कंपनी को लीज पर दे दिया है। अगर ये बलूचिस्तान अलग होता है तो आप सोचिए चीन के लिए उसका सारा का सारा निवेश डूबने के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई चीन की बात। अब बात अमेरिका की करते हैं कि बलूचिस्तान पर अमेरिका की नजर क्या। अमेरिका का भी इस क्षेत्र में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। ईरान के खिलाफ युद्ध, ये देखिए, ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ युद्ध में बलूचिस्तान की जमीन अमेरिका के लिए निर्णायक हो सकती है। ये वो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान में। ये बलूचिस्तान वाला हिस्सा है जो यहां पर है। ये 909 किलोमीटर है लंबी सीमा ईरान से लगती हुई है बलूचिस्तान की, और ये 909 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है ईरान के खिलाफ। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व स्थापित करने के लिए जो डील की है उसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व बलूचिस्तान में ही हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका का क्या कुछ यहां पर दांव पर लगा हुआ है। और अब आइए आपको बताते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने आपके सामने लिख दिया है। वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर इन डेवलपिंग द मैसिव ऑयल रिजर्व्स। इन्हीं तेल के जो शोधन की बात हो रही है, जो तेल का जो रिजर्व्स है उस पर काम करने की बात हो रही है। हमने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडारों के विकास पर मिलकर काम करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका का एक तो तेल वाला मामला है, दूसरी तरफ ईरान वाला मामला है, और इन्हीं वजहों से वो उसके साथ चिपका हुआ है। इस सब के साथ आज आपको ये लिस्ट भी जरूर देखनी चाहिए। अमेरिका ने 8 अक्टूबर को क्या फैसले लिए थे, तो हम आइए आपको बताते हैं, क्योंकि जब आप इतिहास के पन्नों को जरा पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला कहां जाता है। अमेरिका ने 8 अक्टूबर 1997 को हरकत उल मुजाहिदीन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। दिसंबर 2001 में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए। पाकिस्तान के वो आतंकी जो आज तक घूम रहे हैं। सितंबर 2012 में हक्कानी नेटवर्क और अगस्त 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन को भी विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में डाला गया। और इन सारे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में शरण मिली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो पाकिस्तान का कुछ बिगड़ा और ना ही इनके आकाओं पर कोई कार्रवाई हुई। आइए लेकर चलते हैं आपको। आज जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, आप देखिए एक एक करके हम आपको सबका लेखा जोखा यहां पर बताने वाले हैं। मसूद अजहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर में हो सकता है, यह बात बार बार वहीं की मीडिया बताती है। लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान के लाहौर में हो सकता है, और आप उसकी ये लोकेशन भी देख सकते हैं। संभावित आतंकी मसूद अजहर की यहां पर है पंजाब प्रांत में पाकिस्तान, तो ये आतंकी हाफिज सईद संभावित ठिकाना लाहौर पाकिस्तान। ये दोनों लोकेशन सोचिए, अमेरिका इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानता है, इनके संगठनों पर कड़े प्रतिबंध लगाता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इनकी खातिरदारी करती है, इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा आसिम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं और अमेरिका में आसिम मुनीर के बार बार दौरे होते हैं। नवंबर 2017 में खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लिस्ट दी थी और उसे यह बताया था कि उसके यहां 20 आतंकी संगठन हो सकते हैं, लेकिन आज इसी पाकिस्तान को अमेरिका एक मंच दे रहा है और यह कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिए पूरी परिस्थिति क्या है। हालांकि अगर आप देखें तो इस प्रतिबद्धता को लेकर अमेरिका के ही लोग अब सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप एक आतंकी मुल्क के साथ क्यों जा रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन के ही पूर्व अधिकारी माइकल रूबन ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काफी आलोचना की। उन्होंने आसिम मुनीर को वर्दी पहनने वाला उसामा बिन लादेन कहा है, पर ये ट्रंप के कानों तक पहुंचे तब। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बिजनेसमैन बताया है और ये कहा है कि वो सौदेबाजी में माहिर है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक खराब शांति समझौता कभी कभी युद्ध को और बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि परमाणु हमले को लेकर आसिम मुनीर की धमकी ये बताती है कि पाकिस्तान ने एक वैध यानी लेजिटिमेट देश होने का अधिकार खो दिया है।
और आखिर में वो ये भी कहते हैं कि भविष्य में अमेरिकी सरकार को पाकिस्तान में घुसकर उसके परमाणु हथियार सुरक्षित करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो दुनिया को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर वर्दी पहनने वाला उसामा बिन लादेन ही है। आसिम मुनीर और उसामा बिन लादेन में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों की पृष्ठभूमि इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान की सेना ने भारत पर मिसाइल हमले किए, तब इन हमलों से पहले आसिम मुनीर ने कुरान की आयतें पढ़ी थी, और यह ठीक वैसा ही है जैसे उसामा बिन लादेन अलकायदा के हर हमले से पहले या हमले के वक्त कुरान की आयतें पढ़ता था। आसिम मुनीर बचपन से ही धार्मिक कट्टरवाद को महत्व देता है। वह हाफिज़े कुरान बना, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने मुंह ज़बानी कुरान को याद किया है। इसी तरह की कहानी ओसामा बिन लादेन की भी है। वो भी बचपन से ही कट्टरपंथी था और गैर मुसलमानों को काफिर मानता था। आज जिस तरह आसिम मुनीर भारत के नाम पर पूरी दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ठीक वैसे ही मानसिकता उसामा बिन लादेन की थी। जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे, तब लादेन ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर फॉर्मूला चुराने की कोशिश की थी, और वो भी दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से डरा कर रखना चाहता था और अमेरिका को बात बात पर उड़ाने की धमकी देता था। हालांकि आसिम मुनीर और उसामा बिन लादेन में दो अंतर भी हैं। आसिम मुनीर कट्टरपंथी होते हुए भी पाकिस्तान का सेना प्रमुख बन गया, जबकि उसामा बिन लादेन अलकायदा का चीफ, वो इसी पाकिस्तान में अमेरिका के हाथों मारा गया था। आपको शायद पता नहीं होगा कि उसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका ने उसे दफनाया नहीं था, बल्कि उसके शव को अरब सागर में फेंक दिया गया, ताकि दुनिया में कभी उसकी कब्र पर लोग इकट्ठा ना हो सके, उसका महिमा मंडन ना हो सके। लेकिन हकीकत यही है कि उसामा बिन लादेन की विचारधारा आज भी जिंदा है, और आसिम मुनीर अगर शीशे में खुद को देखते होंगे तो उन्हें लादेन ही नजर आता होगा। ठीक वैसे ही जैसे इस ग्राफिक्स में आसिम मुनीर को शीशे में उसामा बिन लादेन में वर्दी में नजर आ रहा है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर रूबिन, मार्को रूबिन, जो कि पेंटागन के ही पूर्व अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं उसामा बिन लादेन को अगर वर्दी सूट बूट पहना दी जाए तो वो शख्सियत आसिम मुनीर की होगी। वैसे आज तारीख है 12 अगस्त 2025, और आज से 78 साल पहले आज ही के दिन 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान में बंटवारे का इंतजार हो रहा था। यह बंटवारा मुस्लिम लीग की जिद पर हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना दिया। लेकिन सोचिए, पाकिस्तान के बनने से भारत के लिए क्या बदला? पाकिस्तान ने शुरुआत से ही अपनी सारी ताकत भारत से नफरत करने में लगाई। पूरी ताकत नफरती हिंसा आग में झोंक दी। भारत ने धर्मनिरपेक्ष रखकर एक ऐसा देश बनाया जहां हम अपने देश, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने लोगों की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सब कुछ भारत पर टिका है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर भी भारत से कभी आगे नहीं बढ़ पाया। उसने सिर्फ और सिर्फ भारत से नफरत ही की। इस बात को आप पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के इस बयान से भी समझ सकते हैं, जिन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को आगे भी स्थगित रखता है और नदियों पर बांध बनाता है तो भारत के खिलाफ युद्ध की स्थिति बन जाएगी। हालांकि जब आप उनको बोलते हुए सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो अंग्रेजी में उर्दू बोल रहे हैं या उर्दू में अंग्रेजी बोल रहे हैं, और फिर आपको लगेगा कि कहीं साहब मुशायरे में तो नहीं बैठे। इनको सुनना भी एक दिलचस्प मसला होता है। बिलावल भुट्टो से पहले जनरल आसिम मुनीर ने भी सिंधु जल समझौते को लेकर यह धमकी दी थी कि अगर भारत नदियों पर बांध बनाता है तो पाकिस्तान भी मिसाइलें दागकर इस बांध को नष्ट कर देगा। इन बयानों से आप ये समझ सकते हैं कि भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का जो फैसला किया वो बराबर पाकिस्तान की दुखती रग को दबा रहा है। बार बार यह समझौता साल 1960 में हुआ था, जिसके तहत प्रमुख रूप से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलना था, जिसमें से एक है सिंधु नदी, दूसरी है झेलम नदी और तीसरी है चेनाब नदी। लेकिन अब जब भारत ने नदियों का पानी रोक दिया है और इस समझौते को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, तब पाकिस्तान बुरी तरह से तड़प रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में 60% खेती के लिए, माफ कीजिएगा 80% खेती के लिए सिंचाई का पानी इन्हीं नदियों से आता है। यही नदियां पाकिस्तान के 90% फूड प्रोडक्शन को प्रभावित भी करती थी। तो आइए आपको बताते हैं जरा
ताकि आप भी बड़े स्क्रीन पर देख के समझिए कि पानी का ये पूरा मसला कैसे पाकिस्तान के लिए अब गले की फांस बनता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 80% जो कृषि भूमि की सिंचाई है वो सिंधु बेसिन के पानी से होती है। और यही पानी, ये जो 3 नदियां आप देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान की निर्भरता इस पर है। और इन्हीं नदियों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान होता था। और कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों के पानी और रोजमर्रा की जरूरत का पानी भी इन्हीं नदियों से आता था। लेकिन अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है और ये कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तब पाकिस्तान में किसानों की हालत खराब हो रही है। इसका सीधा असर अनाज फसलों के उत्पादन पर पड़ रहा है। और बार बार मुनीर वहां पर जा रहा है अमेरिका में। पाकिस्तान की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पहले ही दाने दाने के लिए दंगे हो चुके हैं। आटे की लाइनों ने लोगों को पहले से थका दिया है। अब सिंधु जल समझौते के स्थगित होने से एक और नया खाद्य संकट उसके लिए सामने खड़ा हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और वहां के नेता अब सिंधु जल समझौते को लेकर अपने देश के लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। वहां पर आम लोगों की जो दिक्कतें हैं वो बता रही हैं। लाइनों में खड़े खड़े यहां वहां खाने के लिए भगदड़ मचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ बताता है कि कैसे धीरे धीरे दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं पाकिस्तान के कई इलाकों में लोग। और यही परेशानी आज उन्हें इस मकाम तक ले आई है कि खाने के लिए उनको लाइनों में लगना पड़ रहा है। आटे के पैकेट के लिए, बोरी के लिए मारपीट में शामिल होना पड़ रहा है। आज हमारा एक सुझाव है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अपने देश की सेना और सरकार पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए दबाव बनाएं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। अपनी सरकार और सेना को इतना मजबूर कर दें कि वो इनका पालन पोषण ही बंद कर दे। और जिस दिन पाकिस्तान में आतंक की ये दुकानें बंद हो जाएंगी, उस दिन भारत पाकिस्तान को इन नदियों का पानी भी देने लग जाएगा। आपकी मुश्किलें कम होगी और आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तो होगा। अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका उसे टैरिफ पर लगातार छूट पर छूट दे रहा है। जब अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, तब उसी समय अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की नई दरों को 90 दिनों के लिए टाल दिया। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में चीन भारत से भी आगे है। जून 2025 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 46% रशिया का कच्चा तेल चीन ने ही खरीदा, जबकि 38% के साथ भारत इस सूची में दूसरे नंबर पर था। लेकिन भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया और चीन को एक दिन पहले 90 दिनों का एक और एक्सटेंशन दे दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसने चीन पर जो 30% टैरिफ लगाया था वो अगले 90 दिनों तक लागू नहीं होगा। दोनों देश इस दौरान ट्रेड डील पर बातचीत करेंगे और एक समझौता निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीन के खिलाफ टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख हमेशा से ही ऐसा था। पहले तो टैरिफ की यह लड़ाई चीन से ही शुरू हुई थी। 1 फरवरी को अमेरिका ने चीन के सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके 4 दिन बाद चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ बढ़ा दिया। उसके कोयले और एलएनजी गैस पर 15%, कच्चे तेल मशीनों पर 10% टैरिफ लगा दिया। यह लड़ाई यही नहीं रुकी। जैसे जैसे राष्ट्रपति ट्रंप चीन के सामानों पर टैरिफ बढ़ाते गए, वैसे वैसे चीन ने भी अमेरिका के सामानों पर टिट फॉर टैट के तहत टैरिफ की दरों को बढ़ाना चालू रखा। 11 अप्रैल तक स्थिति यह हो गई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 145% का टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा दिया और उसे यह धमकी भी दी कि चीन अमेरिका के सामानों पर 250% टैरिफ भी लगा सकता है। और बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, यह बात 15 अप्रैल के आसपास की है। और उस समय ऐसा लग रहा था कि चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद इस तनाव में एक नरमी आई और हुआ यह कि अमेरिका ने चीन पर भारत से कम टैरिफ भी लगाया और इस टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल भी दिया। अब भी जब राष्ट्रपति ट्रंप पर इस बात को लेकर दबाव बढ़ रहा था कि वो भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने चीन पर भी इसी बात के लिए टैरिफ बढ़ाना होगा, तब भी उन्होंने ऐसे ही नहीं किया।
और राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को टैरिफ की नई दरों से 90 दिनों के लिए छूट दे दी। अब ताजा स्थिति क्या है कि भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगेगा, 25 लग चुका है, जबकि चीन पर नवंबर महीने तक टैरिफ की नई दरें लागू ही नहीं होंगी। ये सब भी तब होगा जब चीन के साथ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो भारत से 8 गुना है, 8 टाइम्स। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन के साथ अमेरिका का यही व्यापार घाटा 25.5 लाख करोड़ रुपए का है। अगर अमेरिका के इस टैरिफ का मकसद उसके व्यापार घाटे को कम करना ही होता तो अमेरिका कभी भी चीन को 90 दिनों की छूट नहीं देता, भारत पर भी सबसे ज्यादा 50% टैरिफ नहीं लगाता। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस टैरिफ के जरिए वो हर देश के साथ अपने रिश्तों को फिर ये निर्धारित कर रहा है, और इनमें भी चीन जैसे देश अमेरिका के साथ सिचुएशनशिप में है। इस सिचुएशनशिप का मतलब यह है कि अमेरिका और चीन के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों के बीच कोई कमिटमेंट नहीं है। जब तक दोनों के हित एक दूसरे से पूरे हो रहे हैं तब तक ये सिचुएशनशिप में है, यानी सिचुएशन वाला रिश्ता इन दोनों देशों के बीच है। जबकि भारत के मामले में ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड। कूटनीतिक दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते का मतलब होता है दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होते हुए भी टकराव है, और ये टकराव बढ़ता जा रहा है। सिचुएशनशिप के इस दौर में एक सवाल यह भी है कि भारत चीन के साथ अपने सहयोग को कितना और कैसे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 7 सालों के बाद एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। गलवान हिंसा के बाद पहली बार भारत और चीन रिश्ते सुधारते हुए भी दिख रहे हैं। यह बात हमने कई बार कही है कि भारत चीन के साथ अपने इन रिश्तों को सुधार तो रहा है, लेकिन चीन पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मामलों में हम चाहे तो चीन के साथ अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। भारत और चीन के हित दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में अलग अलग हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर खासकर टैरिफ के इस दौर में भारत के कई रणनीतिक और आर्थिक हित चीन के साथ काम करने में निहित है। भले ही भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन वैश्विक मुद्दों पर भारत और चीन के बीच सहयोग की संभावना अब भी दिखाई देती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार नियम, ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में दोनों देशों की भूमिका और टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव है, उसमें भारत के जरिए यह जरूरी है कि वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर चीन के साथ काम करे। हालांकि चीन के साथ सहयोग को बढ़ाना हमारे लिए आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में एक टकराव है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में अपनी मौजूदगी को लगातार बढ़ा रही है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में चीन के साथ आज भी भारत का सीमा विवाद है। चीन का मकसद यह है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देना चाहता है और अपने समुद्री प्रभाव को पश्चिमी प्रशांत तक, महासागर तक बढ़ाना चाहता है। जबकि भारत का मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अलग, और वो चीन की विस्तारवादी सोच का समर्थन कतई नहीं करता। कुल मिलाकर कहें तो भारत और चीन के रिश्तों में सहयोग को बढ़ाना आसान नहीं, लेकिन कूटनीति की दुनिया में कई बार मुश्किल दिखने वाली चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और इस बात को आप वियतनाम के उदाहरण से समझ सकते हैं। शुरुआत में वियतनाम की सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर रही थी, लेकिन बाद में वियतनाम में राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को एक गोल्फ कोर्स और लग्जरी रिजॉर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसकी कीमत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। जब राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिला तो वियतनाम का टैरिफ 46% से 20% हो गया, और सबने यही सोचा कि वियतनाम को अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने का फायदा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यहां फायदे में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। वियतनाम की सरकार पर आरोप है कि उसने टैरिफ की दरों को कम कराने के लिए अपने किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया, और जिन किसानों की जमीन राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को एक गोल्फ कोर्स और लग्जरी रिजॉर्ट बनाने के लिए दी गई, उनके साथ मुआवजे के नाम पर मजाक हुआ है। शुरू में सरकार ने अनुमान लगाया था कि किसानों को वहां वियतनाम में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, लेकिन बाद में इसे घटाकर काफी कम कर दिया गया और वियतनाम के किसानों को सिर्फ थोड़े पैसों और कुछ किलो चावल मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है। अब किसानों का कहना है कि यह मुआवजा उनकी जमीन की
असली कीमत और जीवन यापन के नुकसान की तुलना में बहुत कम है। लेकिन जब वियतनाम की सरकार ने ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली है तो फिर इन किसानों की आखिर कौन सुनेगा। भारत ने अपने किसानों को लेकर यही समझौता नहीं किया, इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। अब हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब हम अपने उस विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं जिस पर पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स यानी जो सड़क पर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को सभी स्ट्रे डॉग्स को सड़क से हटाने के काम पर लगा दिया है। और इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर हमारे देश के लोग दो वर्गों में बंट गए हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि यह फैसला आवारा कुत्तों के प्रति, स्ट्रे डॉग्स के प्रति क्रूरता है, लेकिन स्ट्रे डॉग्स का शिकार बने लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और दोनों पक्षों के विचारों का विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रे डॉग्स को सड़क से हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है, तो वो बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर निर्देश क्या दिए हैं और इसकी जरूरत पड़ी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों, रेबीज के बढ़ते मामलों और उनसे होने वाली मौतों की वजह से 28 जुलाई को इसका स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि सड़क पर घूमने वाले सभी स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, फिर उन्हें डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते यानी 2 महीने का वक्त दिया गया। इस दौरान स्थानीय नगर निगमों को डॉग शेल्टर्स भी बनाने होंगे और उनमें स्ट्रे डॉग्स को रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर दिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, कोई भी स्ट्रे डॉग दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स काफी परेशान हैं, क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ होने वाली इस कार्रवाई का विरोध करने वालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली एनसीआर को स्ट्रे डॉग्स मुक्त बनाने का अभियान छेड़ने के लिए कहा है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने अचानक सुनवाई करके स्ट्रे डॉग्स हटाने के आदेश क्यों दिए। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों में बढ़ते हमलों और रेबीज से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हम जो नंबर्स आपको दिखाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। पिछले साल यानी साल 2024 में कुत्तों के काटने की वजह से 37,17,336 मामले सामने आए। जी आप सही सुन रहे हैं, एक साल में पिछली बार 37,17,336 मामले। इन मामलों में 54 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हो गई। इसी साल जनवरी में ही डॉग बाइट के 4 लाख, जनवरी में सिर्फ एक महीने में 4,29,000 मामले सामने आए हैं। राज्यों के हिसाब से देखें तो जनवरी में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा करीब 56,000 मामले महाराष्ट्र में हुए हैं। 56,000 मामले एक महीने में, सिर्फ जनवरी की बात कर रही हूं। इसके बाद गुजरात में करीब 54,000, तमिलनाडु में करीब 39,000, कर्नाटक में 48,900 है, कर्नाटक में 39,000 और बिहार में डॉग बाइट के करीब 34,000 मामले सामने आए। इस लिस्ट में और भी राज्य हैं जो हम आपको भारत के मानचित्र पर दिखा रहे हैं और उनके नंबर्स भी उनके साथ लिखे हैं। डॉग बाइट के मामले इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। डॉग्स की संख्या को लेकर पिछली आधिकारिक गणना साल 2019 में हुई थी। साल 2019 में पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल 1,53,00,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। स्ट्रे डॉग्स की संख्या के मामले में टॉप 5 राज्यों में यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आते हैं। यूपी में तब से सबसे ज्यादा 20,60,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। साल 2024 में द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 6,05,00,000 बताई गई। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहां करीब 8 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। सिर्फ दिल्ली में 8 लाख। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से उनके हमले भी बढ़ गए हैं। इन हमलों में शिकार छोटे बच्चे होते हैं जो इनसे
बचने में नाकाम रहते हैं। डॉग बाइट के मामलों में सबसे बड़ा खतरा रेबीज का रहता है। ये एक जानलेवा वायरस है। इस साल जुलाई में रेबीज की वजह से 22 साल के कबड्डी प्लेयर की दर्दनाक मौत हो गई थी। ब्रजेश सोलंकी नाम के इस खिलाड़ी ने एक कुत्ते को नाले में डूबने से बचाया था। इस दौरान उस कुत्ते ने ब्रजेश को काट लिया था। ब्रजेश को उस वक्त पता नहीं चला और फिर एक हफ्ते के अंदर रेबीज वायरस से वो संक्रमित हो गए। हम आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, मतलब ये इतना दर्दनाक है कि आप इसको सह नहीं पाएंगे। जो उनके साथ हुआ रेबीज होने के बाद उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक वीडियो भी को भी आज देखिए। इस मुद्दे पर जब चारों तरफ बहस हो रही है तो ये खूब तब भी वायरल हुआ था और आज भी वायरल। इसी तरह का एक मामला साल 2023 में गाजियाबाद से सामने आया था। उस वक्त एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और बाद में उस बच्चे ने अपने पिता की गोद में तड़पते हुए दम तोड़ दिया था। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस वक्त स्ट्रे डॉग्स के हमलों को लेकर बहुत आवाजें उठी थी, लेकिन कुछ डॉग लवर्स के दबाव में स्ट्रे डॉग्स को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। ये ऐसे मामले थे जिसमें रेबीज ने लोगों की जान ली थी, लेकिन ऐसे कई घटनाएं रोज सामने आती हैं। ये वीडियो तो सिर्फ एक उसका प्रतीक बना। इतना ज्यादा दर्द है ना इन तस्वीरों में कि आपको वो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आवारा कुत्तों को इंसान की जान के लिए खतरा बन जाने का एक प्रमाण जरूर इसमें दिखता है। हम आपको ऐसे कुछ वीडियोस जरा दिखाते हैं। हम ये मानते हैं, ये समझते हैं कि दो पक्ष है इस मामले के। एक तरफ डॉग लवर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन तस्वीरों को, इन बच्चों को, इन लोगों के साथ जो ये हादसा हुआ है उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। आवारा कुत्तों पर वैसे ही आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद समाज दो वर्गों में बंट गया है। इनमें एक है डॉग लवर्स जो नहीं चाहते कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। दूसरे हैं वो आम लोग जो चाहते हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। और यहाँ दोनों वर्गों की अपनी अपनी दलीलें हैं। डॉग लवर्स कहते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की कमी है, इसलिए उन्हें पकड़ना गलत है, जबकि आम लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को सड़क पर रखने के बजाय उन्हें फिलहाल अस्थायी शेल्टर होम्स में रखा जाए, फिर नए शेल्टर होम्स बनाए जाएं, उनको वहां शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इंसानों की जिंदगियां बचानी है। अगर एक महीने में 50,000, 40,000, 30,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं तो ये रुकेगा कैसे? ये कोई नहीं चाहता है कि उनकी सोसाइटी, गली या मोहल्ले में ऐसे स्ट्रे डॉग्स हों जो लोगों पर हमला करते हो। कई बार डॉग लवर्स को इसलिए भी विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाते हैं, फिर यही आवारा कुत्ते वहां से गुजरने वाले आम लोगों पर हमला कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सैकड़ों सोसाइटीज होंगी जिनके बाहर स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते लोग आपको मिल जाते हैं। ये लोग खुद को डॉग लवर्स कहते हैं। इनका मानना है कि सड़क पर आवारा घूम रहे डॉग्स के भी अधिकार होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, अच्छी बात है। इन डॉग लवर्स में से कईयों के पास पालतू डॉग्स भी होते हैं। आज सवाल ये भी उठाया जाना जरूरी है कि हमारे देश में पालतू जानवरों के तौर पर जो कुत्ते घरों में पाले जाते हैं वो ज्यादातर विदेशी नस्ल के ही क्यों होते हैं? अगर आप डॉग लवर है, आपके पास कोई पालतू डॉग है, तो क्या वो देसी नस्ल का ये नहीं हो सकता है? और आज आप तय कीजिए कि बाहर में सड़क पर खिलाने के लिए तो आप देसी डॉग को जाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि वो कॉलोनी से बाहर रहे, सोसाइटी से बाहर रहे, घर के अंदर विदेशी नस्ल का डॉग हो। डॉग्स के मामले में भारतीयों की कुछ पसंदीदा नस्लों में जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, पग, चिहुआहुआ, साइबेरियन हस्की, बीगल, रॉटविलर, पिटबुल, पामेरियन और सेंट बर्नार्ड है। ये सारे विदेशी नस्ल के डॉग्स हैं। सवाल यह है कि घर में विदेशी नस्ल के कुत्तों को प्यार देना और देसी नस्ल के कुत्तों को घर से बाहर खाना, फिर आपका ये डॉग लव समझ नहीं आ रहा। ये डॉग लव भी क्या नस्ल का भेदभाव करता है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते हमेशा स्ट्रे डॉग्स ही बनकर रह जाएंगे? कई बार ये सवाल उठता है कि डॉग्स के प्रति प्रेम दिखाने वाले लोग अपने घरों में देसी नस्ल के डॉग्स को क्यों नहीं पालते। डॉग लवर्स की ये सोच कितनी गलत है कि वो स्ट्रे डॉग्स को घर में पालना नहीं चाहते, उनको सड़क पर खाना देते हैं। और जब कोर्ट कह रहा है कि उनको स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर की व्यवस्था की जाए तो ये विरोध किया जा रहा है। हालांकि हमारे देश में कई लोग भारतीय नस्ल के कुत्ते भी पालते हैं, लेकिन ये नस्लें खासतौर से अच्छी नस्ल कही जाती हैं, जैसे बकरवाल, बंजारा हाउंड, इंडियन मैस्टिफ, हिमालयन शीप डॉग, रामपुर ग्रे हाउंड और राजापलयम। लेकिन समस्या एक खास नस्ल है जिसे देसी कुत्ता यानी इंडियन पराया डॉग कहा जाता है।
कोई भी डॉग लवर इस नस्ल के डॉग्स को पालना नहीं चाहता है। इंडियन पराया डॉग्स ही पूरे देश में पाए जाते हैं और जब भी इंडियन पराया डॉग को पालने की बात आती है तो डॉग लवर्स इधर उधर देखने लगते हैं, पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि स्ट्रे डॉग्स में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और अब जब इन्हें शेल्टर्स में रखे जाने की बात उठ रही है तो डॉग लवर्स सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन पूरी बात को तो जरा समझिए। हम ये मानते हैं कि दोनों ही तरफ से मामला संवेदनशील है। एक तरफ डॉग लवर्स है जिनकी बहुत भावनाएं जानवरों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन रास्ता क्या है? आप एक खास किस्म के डॉग्स को घर के अंदर रखें और बाकियों को सड़क पर छोड़ दें और वो बच्चों पर, अन्य लोगों पर अटैक करें तो उनकी जवाबदेही किसकी होगी? तो दूसरी तरफ का हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। लेकिन डॉग लवर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। We are all dog lovers, animal lovers. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट निकाली है कि दिल्ली के सारे कुत्तों को उठा के डॉग पाउंड्स में डाला जाएगा। आप ये इल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। 3 लाख कुत्ते के लिए आपको हजारों एकड़ जमीन चाहिए। आज तक दिल्ली की सड़कों पे अगर कुत्तों की तादाद बढ़ी है और अगर रेबीज केसेस, ये रेबीज केसेस भी जो बोल रहे हैं, दिल्ली में कोई रेबीज केस नहीं है। जो इतने सालों में सरकार नहीं कर पाई वो 8 हफ्ते के अंदर अंदर कैसे हो जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो एबीसी रूल्स को फॉलो करना है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल को फॉलो करना है, उसके जो ऑलरेडी लॉज हैं अगर उनको ही फॉलो नहीं किया जाएगा, एकदम से डिक्टेट ऑर्डर दे दिया जाएगा तो दिस इज वेरी रॉन्ग। हमारे जानवरों को लेके जाएंगे ये, हमारे बिना उसके कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। दे डोंट फॉलो एनी लॉ। डॉग्स को हटाने के लिए सारी पुलिस यहाँ पे है। ये आज कुत्तों के लिए हो रहा है, कल कोई ये देखो इंसानों के लिए भी होगा। जो कुछ अच्छी बात करेंगे, एक सेकंड मैम, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही है। आज कुत्ते हटाएंगे, कल इस शहर में बंदर आएंगे। अब एक सवाल यह है कि क्या हमारे देश में 6 करोड़ देसी कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर्स हैं? सच ये है कि हमारे देश में डॉग शेल्टर्स जैसी व्यवस्थाएं कागजों में तो हैं, धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब भारत में कुल 3,500 शेल्टर्स हैं जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था है नहीं। हालांकि देश में करीब 1,000 एनजीओज पशुओं की सेवा में लगे हैं। इनमें शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओज खास तौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ पर रखते हैं। यानी देखा जाए तो स्ट्रे डॉग्स के लिए अलग से कोई शेल्टर्स नहीं है। अब चैलेंज बड़ा ये है कि जो नगर निगम है अलग अलग शहरों में, उनको इस पर काम करना था, उन्होंने अपना काम किया नहीं। आप सोचिए कि राजधानी दिल्ली में 8 लाख आवारा कुत्ते और उनके लिए एक भी डॉग शेल्टर नहीं है। यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी करने वाले केवल 20 सेंटर्स हैं। नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को यहाँ लाते हैं, फिर नसबंदी के बाद उन्हें वापस उसी सड़क पर छोड़ देते हैं जहां से उन्हें पकड़ा था। गुरुग्राम के अधिकारियों के मुताबिक वहां करीब 50,000 स्ट्रे डॉग्स हैं और उनको रखने के लिए जो डॉग शेल्टर्स हैं उसने केवल 100 स्ट्रे डॉग्स ही रखे जा सकते हैं। नोएडा में 1,50,000, 1.5 लाख स्ट्रे डॉग्स होने का अनुमान है। इनके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास कोई सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने इनके लिए 4 प्राइवेट डॉग शेल्टर्स किराए पर लिए हैं। हालांकि ये भी काफी नहीं है। अकेले नोएडा में पिछले 7 महीनों में कुत्तों के काटने से 73,554 मामले सामने आए। इसी तरह से गाजियाबाद 2022 में हुए डॉग सेंसस में 48,000 स्ट्रे डॉग्स थे। बावजूद इसके यहाँ एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि डॉग शेल्टर्स ना होने की स्थिति में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे करेंगे? अगर नगर निगम के कर्मचारी स्ट्रे डॉग्स को पकड़ भी ले तो उन्हें रखेंगे कहां?